शेयर की थी वो आप ओपन कर लें अपने मोबाइल में। और जैसे कि टॉपिक है सेमिनार वर्कशॉप, जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग सीबीटी, मतलब कि इनोवेटिव अप्रोच ऑफ सीबीटी। और ये जो टॉपिक है हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं मैम रज़िया, उन्होंने सजेस्ट किया था ताकि इस पे डीपली डिस्कशंस हो सके। और इसके अलावा आप सभी भी अपना जो है अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर जो नॉलेज है आप ड्यूरिंग सेमिनार आप शेयर कर सकते हैं। और आफ्टर आफ्टर दी सेमिनार डिस्कशंस होगी कैजुअल, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्ड्स पेशेंट्स को लेकर या क्लाइंट्स को लेकर, अगर आप करंटली प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो देन ये है कि उसके रिगार्ड्स भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री की बात करें सीबीटी की, तो जैसे कि ये 20वीं सेंचुरी के दरमियान में इसकी ऑफ कंट्रीब्यूशंस स्टार्ट हुए थे। मतलब कि सन 1950 से लेकर 2000 तक ये जो सीबीटी थी वो मुसलसल प्रोसेसिंग में थी। अब ये डेवलपमेंट के स्टेजेस में आ गया और मज़ीद इसमें चेंजेस आ सकती है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सीबीटी ही को ज़्यादा अप्रोच करता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए जो पेशेंट्स डिप्रेशंस के हैं, एंग्जाइटी के हैं या स्ट्रेस के हैं, पीटीएसडी के जैसे कह लें आप, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के, तो जब वो इस्लाम में कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, उनको जब पता चलता है कि अल्लाह ताला सभी गुनाह माफ़ कर देगा। एक पोर्नोग्राफी जो फीमेल थी, उनका जब इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुकी हुई थी और मैं सुसाइडल थॉट्स में अंदर आ रही थी और मैं उन चीज़ों से निकलना चाहती थी जो चीज़ें मेरे अंदर, मैं अपनी लाइफ जो थी गुनाहों में जो मैंने गुजारी थी। इसी तरह वो जब कहती कि मैंने अचानक मैं यूट्यूब में स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो एक उलमा कराम ने इंग्लिश में वो स्पीच कर रहा था कि किस तरह से अपने आप की जो गुनाह है इंसान अपने बख्शवा सकता है। सर अयाज साहब, आप काइंडली माइक म्यूट पे लगा दें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इंदा स्टार्टेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि उसने फिर इस्लाम का मताला किया, स्पेशली जब कुरान है उसने उन कुरान को खोला और पढ़ा, और जब देखा उसे मुतासर हुई, उसने भी इस्लाम कबूल किया। इसी तरह एक और अंग्रेज़ है, वो भी टिकटॉक, मतलब कि टिकटॉक और अपनी शॉर्ट्स वीडियोस बनाता था और वल्गर किस्म की बनाता था। तो वो भी नामीद हो चुका हुआ था। और जब उसने एक दफ़ा उसके कानों में जो अजान पड़ी, आओ फलाह की तरफ, और जब उसने अजान पढ़ी तो उसने पूछा कि यार इसके मायने क्या है अजान में जो मुसलमान पढ़े हैं। तो उसने फिर जब सारी मायने बताए, और मायने के दौरान जब आया हई अल सलाह नमाज की तरफ, हई अल फलाह फलाह की तरफ, तो तब वो कहता है कि मतलब फलाह मतलब ये कि कामयाबी की तरफ आओ, मतलब कि कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है, ये कैसी कामयाबी है। फिर उसने जब एनालाइज किया और देखा, कहा कि मैं तो अपनी अभी तक इरेशनल बिलीफ्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, और जिसके बायस क्या हुआ कि मैं इस कदर अपने आप में साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजी सिम्टम्स जो हैं, नेगेटिव सिम्टम्स, उनका मैं शिकार हो चुका हुआ था। और जब मैंने इस्लाम पे अमल किया और देन मेरा ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, मतलब कि जो सुसाइडल थॉट्स, ज़िंदगी से नाउमीदी की, सारी ख़त्म होगी। तो इस्लाम जो है वो शुरू से ही सीबीटी अप्रोच को बहुत अहमियत देता है। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सीबीटी अपने फैमिली से, नेबरहुड से, और यहाँ तक कि अपने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हमें सीबीटी मिलती रहती है। सपोज़ मुझे अगर टेंशन हो रही है, मुझे पैसों की कमी है, तो मैं कहूँगा यार क्यों पैसों की कमी है, तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मैं भी तेरे साथ हूँ और जितना हो सके मैं करूँगा। और टेंशन से निकल, इंशाल्लाह ये होता रहे, इंसान की ज़िंदगी में होता रहता है, आते रहते हैं। तो हम इस तरह बातों में एक दूसरे को जो है वो सीबीटी थेरेपी देते रहते हैं एज ए कैजुअल। तो सीबीटी जो थेरेपी है बहुत ज़्यादा कॉमन है साइकोलॉजी की फील्ड में भी और कॉमन लाइफ में भी। और साइकोलॉजिस्ट के लिए तो ये बहुत ही एक प्रोफेशनल लेवल पे है, और कॉमन लाइफ में, कैजुअल लाइफ में तो हम एज आ कोलीग, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप के तहत हम देते रहते हैं सीबीटी। ओके, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो सीबीटी है 20वीं सदी, मतलब कि 1950 से लेकर 1990 तक, और 90 के बाद इसकी डेवलपमेंट हो गई थी 2000 तक, और देन ये
आज मॉडर्न फॉर्म में सीबीटी आ चुकी है। इसकी अर्ली जो डेवलपमेंट कैसी हुई, मतलब कि इसमें काम कब से स्टार्ट हुआ? काम तब स्टार्ट हुआ जब बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट्स थी, उन्होंने जब अपनी जो साइकोलॉजी बिहेवियर के तहत जब बताई, तो उसके मुताबिक जो था एवन पेवलो ने कहा कि अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग के तहत एक्सपेरिमेंट करते हैं, या बीएफ स्किनर ने कहा कि अगर हम ओपन कंडीशनिंग के तहत काम करते हैं तो इंसान की एक किस्म की बिहेवियर थेरेपी पे काम किया जाता है। एज अ ग्राउंड वर्क ऑफ बिहेवियर थेरेपी है ये दोनों और थेरेपीज, मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग्स और बीएफ स्किनर की जो ओपन कंडीशनिंग है, ये ग्राउंड वर्क थेरेपी है। तो जब इन्होंने थेरेपी जो बताई थी, उसके बाद बिहेवियरिज्म्स का जो स्कोप जब बनना शुरू हो गया इन थेरेपी के तहत सन 1950 में, तो उसके बाद फिर जोसेफ वॉल्पर ने एक सिस्टमाइजेशन डिसेंटिजेशन मेथड उसने बनाया, मतलब कि ऐसा मेथड बनाया कि जिससे हम पता चल सके कि किस तरह से बिहेवियर्स में तब्दीली आती है इंसान के। तो उसने भी इस मेथड पे काम करते हैं उसने भी देखा कि किस तरह से इंसान के खौफ में कमी आती है, मतलब कि अगर उसके बिहेवियर एक था एक चीज़ से डरना, तो वो किस तरह से उसके खौफ में कमी आ रही है। उसने सबसे पहले फिर जो था बिहेवियर प्रिंसिपल के क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट एप्लीकेशंस। तो जिसके बाद ये जो सीबीटी था, मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो भी बिहेवियर्स के साथ अटैच होके 1950 में ही मज़ीद क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने लगी। फिर उसके बाद है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन सन 1960 की दहाई में, जब रेवोल्यूशंस इमर्ज हुई, मतलब कि जब साइकोलॉजिस्ट का जो तरक्की पज़ीर होना शुरू होगी कॉग्निशंस पे, कॉग्निटिव जो था इस पे, इसकी तरक्की पे जब काम होने लग गया और तरक्की होने शुरू होगी, तो इसमें बहुत से चैलेंजेस जो थे वो बिहेवियरिस्ट को देखने को मिले। उन्होंने भी फोकस किया कि कौन से बिहेवियर्स है जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और कौन से बिहेवियर्स है जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, और वो बिहेवियर्स इंसान के दिमाग के साथ जुड़े होते हैं। इसके लिए भी एल्बर्ट एलिस और एरन बिक ने एक इंटीग्रेट किया कोग्निटिव प्रिंसिपल्स को, मतलब कि वो चीज़ें जो इंसान दिमाग के अंदर सोचता है जिसकी वजह से बिहेवियर्स में तब्दीली आती है, और वो बिहेवियर जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो उन्होंने एक इंटीग्रेट की कोग्निटिव प्रिंसिपल थेरेपी इनटू थेरेपी में, मतलब कि उन्होंने देखा कि कौन सी चीज़ें सोचने से इंसान के बिहेवियर्स में तब्दीली आती हैं। फिर उसके बाद एलिस ने इसको डेवलप किया मज़ीद रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में, मतलब कि पहली जो थेरेपी इंट्रोड्यूस किया कराई गई थी वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इसका काम ये था कि जितने भी इंसान के इरेशनल बिलीफ्स हैं उनको रैशनल में कन्वर्ट किया जाए, जिसके बाइस क्या हुआ कि उसका जो इमोटिव है बिहेवियर्स का वो खुलकर सामने आए। और फिर इरेशनल बिलीव्स को मज़ीद काम शुरू हो गया ताकि इमोशनल के साथ क्या इशू होता है, बिहेवियर्स के साथ क्या इशू होता है इरेशनल बिलीव्स का। और फिर उसके बाद बिक ने एक साइक्रेटिस्ट जो कि एक साइक्रेटिस्ट भी था, इसने आइडेंटिफाई किया कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आती हैं, बार बार आती हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और यही वजह है कि उसने भी एक फॉर्मुलेटेड कोग्निटिव थेरेपी जो थी वो बनाई, और इसने एड्रेस किया कि कितने कोग्निटिव माल एडेप्टिव इश्यूज सामने आते हैं। मतलब कि माल एडेप्टिव कोग्निटिव इश्यूज वो होते हैं जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, और इसने फॉर्मुलेट किया था, और ये फॉर्मुलेशंस की वजह से ही कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस का पता चला है इसे, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद है इंटीग्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस, मतलब कि जो सीबीटी को किस तरह से जोड़ा गया। इसके बाद इसके लिए सबसे पहले ये था कि जब इंटीग्रेशन हुई कॉग्निटिव को बिहेवियर तकनीक के साथ, तो फिर सीबीटी जो डेवलप होकर डेवलपमेंट इसकी हो चुकी हुई थी अब तक के लिए, तो सन 1970 से लेकर 1980 तक
जो सीबीटी जो थी इसकी एप्लीकेशंस की गई। सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशंस की गई वो डिप्रेशंस के पेशेंट्स पे की गई, फिर एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं उन पे की गई, फिर पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स थे उन पे की गई। इसके अलावा मज़ीद जो डिसऑर्डर्स थे उन पे इसका इंटीग्रेट किया गया और एक्सपेंशंस की गई सीबीटी की। लेकिन इसमें यह था कि सीबीटी में अभी भी कुछ कमी थी इसकी एफिकेसी को लेकर। इसके लिए फिर मज़ीद एक एम्पिरिकल रिसर्च जो थी वो बनाएगी। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का रिसर्च सेंटर है ना, उस पर तो अभी काम नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट मैं टास्क पूरा देता हूँ लेकिन ऑलमोस्ट सभी जो है मेंबर्स को काम नहीं करते। तो डेली बाय डेली आप कोई ना कोई टास्क अपॉइंट करके ख़ुद ही को अगर आप सभी फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं या हाउसवाइफ भी बनना है आपने, और अगर आपने काम नहीं करना, मतलब कि अक्सर फीमेल्स का भी होता है कि हम काम करें, ठीक है, और फीमेल्स का ये भी होता है कि हम काम नहीं करें, स्कूल से हम घर को संभालें। तो ये आपकी अपनी एक है, अगर आपका हस्बैंड इजाज़त देता है या आपके पेरेंट्स इजाज़त देते हैं तो वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो लेकिन ये है कि अगर आपने बीएस साइकोलॉजी की डिग्री हासिल कर ली है तो उसको डिग्री को मारना नहीं है आपने। उस डिग्री को इसलिए ना मारें क्योंकि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई के काम लें, ख़ुद से ही काम रखें। इससे ये होगा कि आपके मज़ीद नॉलेज इनहेंस होगा। और अगर कोई आ भी जाता है रिलेटिव में से, कहीं भी पेशेंट्स आ जाता है, तो दैन आपको आपके माइंड जो है वो ब्लूमिंग में होगा, ब्लूमिंग के साथ मेन फ्रेम में होगा, जिसकी वजह से आपको डील करना आसान होगा अपनी नॉलेज के परसेप्शंस के मुताबिक। तो जैसे कि एक एम्पिरिकल रिसर्च स्टार्ट होगी क्योंकि इसमें अभी भी कुछ कमी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक खुलकर एक चीज़ें सामने आई कि सीबीटी को लेकर किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए। फिर उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस और मॉडर्न डेवलपमेंट जो थी वो आना शुरू होगी। मतलब कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो इसकी एक्सेप्टेंस की तरफ आने लगी है। तो वो कह रहे, और उन्होंने सोचा इस पर मज़ीद मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, सीबीटी में मज़ीद डेवलपमेंट होनी चाहिए। और 1990 के करीब जो था ये एक किस्म की प्रोफेशनल लेवल पे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू होगी इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी सीबीटी। और इसकी जो मॉडलिटी थी इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक डिपेंड करती थी। मतलब कि जिस तरह का क्लाइंट होगा के क्लाइंट के जिस तरह का क्लाइंट होगा उसके स्ट्रक्चर्स को देखते ही इसमें तब्दीली होगी। मतलब कि ये चीज़ कंक्लूजन खुलकर सामने है। अब ज़रूरी नहीं कि सीबीटी का एक ही पैटर्न हो, कोई भी डिस्टोर्शन सभी क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। मे बी किसी पे 2 डिस्टोर्शंस हो, 3 डिस्टोर्शंस हो, 4 डिस्टोर्शंस हो, मिनिमम 5 या 6 डिस्टोर्शंस इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, मेंटली तौर पर वो स्प्लिट हो गया है, फारिग हो चुका है। तो ज़्यादातर 1, 2, 3 या 4 हो सकते हैं डिस्टोर्शन, हद से हद, वरना 6 कैटेगरीज में 6 डिस्टोर्शंस भी हो सकते हैं। अच्छा, तो और ये जितने भी सीबीटी पे जो काम था एक टाइम लिमिटेड के साथ एविडेंस अप्रोच के साथ होगा जब भी आप क्लाइंट को लेंगे। मतलब कि जिस तरह की वो थॉट्स बताएगा वो थॉट्स ही आपके लिए एविडेंस है। और जिस तरह का वो टाइम बताएगा, ये थॉट्स मुझे 1 साल से 2 साल से आती नहीं हैं, तो वो जो टाइम लिमिट उसने बताई है वो भी आपके एज ए एविडेंस बेस्ड आपको अप्रोच कराएंगे कि किस तरह से आपने आप क्लाइंट की थॉट्स को डील करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इरेशनल बिलीव्स हैं, इरेशनल बिलीव्स है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको एक सादा से एग्जांपल दूँ, एक आम मुसलमान आता है, वो कहता है कि मैं अल्लाह और रोज़े की अहमद भी ईमान रखता हूँ और रसूलों पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं उसे कहूँ कि अच्छा मतलब कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं तो रैशनल बिलीफ से भी ज़्यादा यकीन रखता हूँ, लेकिन वो इरेशनल दिखा रहा है, इरेशनल बात कर रहा है। तो अब रैशनल वो चीज़ होती है जो हमारे आंखों के सामने हो, एविडेंस बेस पे हो, अप्रोच लेवल पे हो। अब आखिरत भी ये यकीन रखता है कोई मुसलमान, कोई मुझे बता सकता है कि आखिरत उसने देखी है या आखिरत कैसा है, तो ये इरेशनल बिलीफ है, इरेशनल अप्रोच है। और इस्लाम इस्लाम जो है, दुनिया अल्लाह की नज़र में ना दुनिया जो है वो इरेशनल बिलीफ है, और रैशनल जो बिलीफ अल्लाह का वो है आखिरत। आखिरत मतलब कि जन्नत और दोज़ख।
जबकि मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने यही कुरान में कहा है कि आखिरत को ज़्यादा जो है ना वो फोकियत दो दुनिया के मुकाबले में। और अल्लाह ताला ने ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कुरान में कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया जो है वो खेल तमाशा के सिवाय कुछ नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये जो दुनिया है वो खेल तमाशे के सिवाय कुछ नहीं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया रैशनल और इरेशनल बिलीफ्स। आगे चल के मज़ीद इस पर डिस्कशंस होगी, मैंने शामिल किया हुआ है इसी में। अच्छा, इसमें एक बात थी, जैसे कि मैं बता रहा था मॉडर्न डेवलपमेंट में एक चीज़ खुल कर सामने ये भी है कि इसकी जो स्पेशलाइजेशन फॉर्म थी वो डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के सूरत में भी थी। सीबीटी की स्पेशलाइजेशन फॉर्म मतलब कि सीबीटी की जो स्पेशलाइजेशन फॉर्म है मज़ीद इसकी डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है और माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी है। अगर कोई पूछ सकता है कि ये किसकी फॉर्म है, माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी या डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, तो ये सीबीटी की मॉडर्न फॉर्म है आज के दौर में, लेकिन इसको सीबीटी ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो डायलैक्टिकल बिहेवियर जो थेरेपी है ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल की जाती है और माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव जो थेरेपी है ये रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिलैप्स अगर हो सकता है तो उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, आज के दौर में जो सीबीटी है आजकल जो सीबीटी है ये एडवांस टेक्नोलॉजी के न्यूरो साइंस, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूरो साइंस ही है कि जैसे कि एफएमआरआई हो गया या ब्रेन स्कैनिंग की जो मशीन है वो हमें बताती है कि ये इंसान ये सोच रहा है और जिसकी वजह से इसके माइंड में ये चेंजेस आ रही है। और इसी तरह एक लायर कैचिंग एक मशीन है, उसमें ये होता है कि आपके जिस्म में सेंसेस कैच करने वाली वो पिन्स हैं वो लगा दी जाती हैं, तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी वेन्स ब्रेन की कैलकुलेशंस करके वो बता देती है कि ये जो पेशेंट्स है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और ये आमतौर पर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं। मैम नाजिया काइंडली माइक म्यूट पे लगा दें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं। अच्छा, आज के दौर में जैसे कि न्यूरो साइंस को देखते ही जो सीबीटी है वो उसकी इंटरनल बेस बन चुकी है और इसी के मुताबिक जो है वो इसकी न्यूरोबायोलॉजिकल जो रिसर्च है वो हमें मज़ीद बताते हैं इसके मैकेनिज़्म को लेकर। और यही मैकेनिज़्म जो है वो हमें सीबीटी की थेरेपी किस तरह से हमने देनी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस की तरफ हमें लीड करके लेके जाते हैं। अच्छा, न्यूरो कॉग्निटिव जो थेरेपी है आमतौर पर न्यूरो साइंस की एक लेटेस्ट फॉर्म है और इसके मुताबिक ये है कि अगर इंटीग्रेट किया जाए वर्चुअल रियलिटी को लेकर सीबीटी में तो हम बाउंड्रीज़ को मज़ीद ट्रेडिशनल लेवल पे थेरेपेटिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है इसके फ़ायदे भी हैं, मतलब कि वर्चुअल रियलिटी के साथ अगर न्यूरो कोग्निटिव थेरेपी के साथ सीबीटी में दाखिल कर दिया जाए तो इसके फ़ायदे तो भी हैं लेकिन इसके नुकसान डबल है। एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है आल्टर एंड्रॉइड। उसमें क्या है कि इंसान की वर्चुअल रियलिटी में इतना उसको करके इतना उसको एडिक्टिव करके उसके उसके जितने भी ये साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव डिसऑर्डर्स हैं या सिम्टम्स हैं वो ख़त्म तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये है कि वो रियलिटी में जब उसके वो चीज़ें फेस होंगी तो वो उनको मजाक समझेगा। मतलब कि मैं उसमें आल्टर एंड्रॉयड नेटफ्लिक्स में देख रहा था कि उसके अंदर क्या होता है कि एक लड़की को हरास किया जाता है और बहुत बुरी तरह हरास किया जाता है वर्चुअल रियलिटी में और उसको एक किस्म का फैंटेसी लेवल पहुंच चुका होता है। अब क्या होता है कि वो जब रियलिटी में अपने प्रोसिक्यूटर से मतलब कि क्लाइंट से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे किस तरह तुम टॉर्चर करना चाहोगे, और साथ में वो जो है ल्यूब्स वो उसको दिखाती है और साथ में मुख्तलिफ जो है ऑर्गन्स जो है वो उसको दिखाती है, तो कहते हैं कि मुझे किस तरह से तुम डील करना चाहोगे। तो क्या है कि वो जो हीरो होता है ना वो जब ये चीज़ें देखता है ना वो कहता है कि ये तो वर्चुअल रियलिटी, उसे कहता है कि ये तुम कर रही हो ये वर्चुअल रियलिटी में होता है और ये रियलिटी है, अगर मैं तुम्हें रियलिटी में ये चीज़ें करूँगा तुम्हारे साथ तुम्हारी जान निकल जाएगी। और वर्चुअल रियलिटी में ये है कि उसमें जान अगर निकलती है तो फिर दोबारा तुम्हारे अंदर जान आ जाती है।
तो ये रियलिटी है, इससे तुम निकलो निकलो। उसको करते 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 वो बहुत कोशिश करता है, एट लास्ट वो एंड पे जो उसका क्लाइंट होता है ना, वो उसको मार देता है। खैर, तो वर्चुअल रियलिटी जो है वो रियलिटी में हमारी जान ले सकती है, और वर्चुअल रियलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो हमें उससे हमें निकाल सकती है। ये न्यूरो कोग्निटिव थेरेपी अगर वर्चुअल रियलिटी के साथ इंटीग्रेट करके सीबीटी में इस्तेमाल की जाए तो उसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान डबल हैं, उसमें हमारी जान जा सकती है रियल बेस पे। अच्छा, सीबीटी के फाउंडर कौन थे? सीबीटी के बनाने वाले जो थे वो एलन टी बिक है, और इसको डॉक्टर बिक भी कहा जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, और इन्होंने डेवलप की थी कॉग्निटिव थेरेपी सन 1960 में। और सन 1950 पे जैसे कि बिहेवियरिस्ट आई थी, और बिहेवियरिस्ट सन 1950 से लेकर 60 तक पॉपुलर हो गई थी, तो जिसकी वजह से सन 1960 में सीबीटी पे काम हुआ, और यही वजह है कि सीबीटी भी पॉपुलर होना शुरू हो गई थी सन 1960 में डेवलप होने के बाद। ओके, फाउंडर के बारे में जान लिया, इसके बनाने वाले के बारे में जान लिया। अब सीबीडी की जो डेफिनेशंस है, जो क्लिनिकल है डेफिनेशन, वो भी आप पढ़ लेना, मैं इस पर मज़ीद डीपली डिस्कशंस नहीं करूँगा। इसके अलावा कोग्निटिव साइंस डेफिनेशंस है, इसके अलावा बिहेवियर डेफिनेशंस भी है, एम्पिरिकल डेफिनेशन भी है, होलिस्टिक डेफिनेशन भी है, न्यूरो साइंटिफिक डेफिनेशन भी है, और इंटीग्रेटिव इंटरग्रेटिव डेफिनेशन भी है, फंक्शनल डेफिनेशन भी है। अच्छा, रैशनल और इरेशनल बिलीव्स किया है, और सीबीडी का जो ज़्यादातर फोकस होता है वो किस टाइप के बिलीव्स पे होता है, रैशनल या इरेशनल बिलीव्स पे। अच्छा, कोग्निटिव बिहेवियल जो थेरेपी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको रैशनल और इरेशनल बिलीफ का जो है ना रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इनके दरमियान फ़र्क जानकर, रैशनल इरेशनल के दरमियान फ़र्क जानकर हम साइकोलॉजिकल जो वेल बींग है उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो यूनिक ब्रेकडाउन है, जो कंसेप्ट है, उसका सीबीटी ही जो है ना वो एड्रेस करके ब्रेक करता है। रैशनल बिलीफ्स की बात करें तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में मैंने कुछ इस तरह से बताया कि ये लॉजिकल बेस होती है, रियलिस्टिक बेस होती है, और फ्लेक्सिबल थॉट्स होती है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है और मैं खा रहा हूँ, वाकई में आप कहेंगे वाकई खाना खा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे वैसे ही कह दूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन मेरे सामने खाना नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, मेरे सामने खाना नहीं पड़ा हुआ, और मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा पेट फुल हो रहा है, तो ये इरेशनल बिलीव्स पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड होती है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, या आपसे ड्यूरिंग वर्कशॉप और सेमिनार मैं कह देता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास, आप कह सकते हैं कि एविडेंस क्या है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो ये एविडेंस होगा कि वाकई में मैं खाना खा रहा हूँ। तो रैशनल जो बिलीव्स होते हैं ये लॉजिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल थॉट्स के मुताबिक होते हैं, और इनके साथ एविडेंस होता है, और रियलिटी भी होती है कि वाकई एक्सेप्टेबल है। ओके, जैसे कि यहूदी क्या बिलीव्स रखते हैं, यहूदियों का जो है वो बिलीव्स ये है कि मुसलमान कहते हैं कि जन्नत जन्नत और दोज़ख है, और जो अल्लाह पे ईमान रखता है वो रसूलों पे ईमान रखे, उसके हिसाब का रसूलों पे भी ईमान रखे, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। तो ये उनकी नज़र में जो है वो उनके लिए सबसे पहले ये था कि जो नबी है वो तो अहले बनी इसराइल से आते रहे हैं, तो ये क्या अहले अरब से नबी आ गए, उनका बिलीव ये बन चुका हुआ था। और कहते हैं कि अगर नबी वसल्लम अहले हज़रत जो नबी अकरम वसल्लम अगर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, उनका ये बिलीव सिस्टम बन चुका है। और हम कहते हैं कि नहीं, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हम मुसलमान का बिलीव है कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, क्योंकि बीबी जो हाजरा थी वो मक्का में आ गई थी, तो उनकी औलाद से हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्शंस है उनका आपस में बन चुका हुआ है। उनका ये जो रैशनल बिलीव्स था वो कि ये जो एम्बिया का नाम है वो हमारे ही
आबोजात से चलते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने कहा था कि उनसे अहद ले लिया था कि एक वक्त का पैगंबर आएगा, उन पे तुमने अमल करना है, उनकी जैसी तालीमात है। लेकिन क्या है कि उनका जो बिलीफ सिस्टम ही उनको ले डूबा, और यही वजह थी कि अहले यहूद बदतरीन मखलूक करार दी की इस पूरी दुनिया में। जितनी नेमत याफ्ता वाली मखलूक थी वो अहले यहूद थी, लेकिन क्या था कि जितनी बदतरीन इस पूरी दुनिया में जो मखलूक है वो अहले यहूद है। और फिर इंसारा है। ओके, जैसे कि रैशनल बिलीफ का भी बता दिया कि एविडेंस बेस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक थॉट के मुताबिक होते हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले ये एविडेंस बेस्ड होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि ये इंफॉर्मेशन देंगे, न्यू इंफॉर्मेशन देंगे, न्यू सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अप टू डेट रहेंगे। और इसका जो कंस्ट्रक्टिव है, मतलब ये किस तरह से बनती है, ये पॉजिटिव इमोशंस के साथ बनती है। और रैशनल बिलीफ जितने भी इमोशंस होंगे वो पॉजिटिव इमोशंस के साथ बनेंगे। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं जितनी भी लड़कियां वो बेवफा हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक लेटेस्ट सी रिसर्च हुई है कि जो लड़कियां सोशल मीडिया पे और जो लड़के सोशल मीडिया पे अपना जो है इंटरेक्ट होते हैं, तो एक है सोशल इन्फ्लुएंस। उसके मुताबिक ये है कि हर एक इंसान के अंदर एक ईवल स्पिरिट होती है, और वो ईवल स्पिरिट अपनी सोशल मीडिया में दिखाता है। तो आमतौर पर जितनी भी सोशल मीडिया में बेवफाइयाँ आ रही हैं, उनकी रेशियो अगर देखा जाए तो लड़कियों की ज़्यादा है। तो इसका मतलब ईवल स्पिरिट जो ज़्यादातर निकल के सामने आ रही है वो औरतों की है। और ये लेटेस्ट रिसर्च है, मैं यूट्यूब में भी आप जाके निकाल लेना, व्हाट इज़ ईवल स्पिरिट्स इन सोशल मीडिया। तो आपको इस पे जितनी भी थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट है वो खुलकर आपको सामने आ जाएंगे। तो जबकि मर्दों के बारे में ये था कि अगर वो बहुत ज़्यादा पोलाइट बनते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका रियलिस्टिक बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वो गुस्सा भी दिखाते हैं तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो टाइम टू टाइम अप टू डेट रहती है और मॉडिफिकेशंस रहती है। मतलब कि अगर कोई मर्द गुस्सा दिखाता है तो उसकी पर्सनैलिटी में ये गुस्सा शामिल है। अगर वो पोलाइट ही दिखा रहा है, पोलाइट बिहेव भी दिखा रहा है, तो रियल में वो आपसे पोलाइट बिहेव दिखा रहा होगा, लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर के साथ वैसा नहीं होगा, अपने नेबरहुड के साथ वैसा नहीं होगा। तो वो उसमें और भी बहुत कुछ बताया गया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निकाल के आप देख लेना। उसके बाद है इरेशनल बिलीफ। इरेशनल जो बिलीफ होते हैं ये रिजिड होते हैं, मतलब कि इनमें इनकी कोई लॉजिक नहीं होती, अनलॉजिकल होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, गैर हकीकी होते हैं, और यहाँ तक कि ये ख़राब थिंकिंग की वजह से पैदा होते हैं। ख़राब थिंकिंग की वजह से पैदा होते हैं। जैसे कि हर एक अम्बिया के नाम ने अल्लाह ताला के लिए तबलीग की और अल्लाह ताला की के बारे में कहा कि अल्लाह पे यकीन रखो, एक अल्लाह पे यकीन रखो, किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराओ। तो ये काफरों के लिए, यहूदियों के लिए, मुशरिक के लिए जो था इरेशनल बिलीफ था, गैर लॉजिकल था, गैर हकीकी था। वो कहते थे कि अगर अल्लाह है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी एक सीबीटी थेरेपी इस्तेमाल की थी। सबसे पहले जो सीबीटी थेरेपी अगर इस्तेमाल की थी वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। किस तरह से, जब वो एक वक्त बादशाह के पास गए, उसने कहा कि नहीं, बल्कि इस तरह से इस्तेमाल की कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह को ढूंढना चाहता हूँ, और ये जो चांद आसमान में नज़र आ रहा है ये मेरा अल्लाह हो सकता है, ठीक है। तो वो चांद गायब हो गया। तो दिन आया, चांद गायब हो गया। कहा कि ये अल्लाह तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो वो होता है कि जो हमेशा रहे। चांद तो गायब हो गया। फिर कहा कि ये सितारे हो सकते हैं, सितारे भी गायब हो गए। कहा सूरज हो सकता है, फिर सूरज भी गायब हो गया। फिर कहा कि मेरा अल्लाह वो हो सकता है, वो है अल्लाह मेरा जो गायब भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, और यहाँ तक कि वो हमेशा के लिए कायम दायम है। वो मेरा अल्लाह हो सकता है जो इसको पैदा करने वाला है, आसमान को पैदा करने वाला है, इन चांद को पैदा करने वाला है, सूरज को पैदा करने वाला है, मुझे पैदा करने वाला है, वो मेरा अल्लाह हो सकता है। और यही वजह था, ये उनका बिलीफ उनको फिर अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया, और अपने अजीज़ जो पैगंबर हैं उनकी लिस्ट में शामिल कर दिया। और फिर सीबीटी का जो थेरेपी थी, जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल की, किस तरह से इस्तेमाल की, जो वक्त का बादशाह था उसके पास गई, कहा कि
मैं एक अल्लाह मैं तेरे सामने दीन इस्लाम की तबलीग हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने की। वो कहा कि एक अल्लाह पे यकीन रखो। उसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है जिस पे मैं यकीन करूं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो वही मौत देने वाला है, वही ज़िंदा करने वाला है। वो बादशाह जो था उसने ये बात सुन के ना मजाक में टालते हुए कहा कि मैं भी ज़िंदगी दे सकता हूँ, मौत दे सकता हूँ। और अपने जो दरबारी थे उसे कहा कि जिस जो जेल में कैद है जिसको कल सजाए मौत है उसको ज़िंदगी दे दो, और जो जिसको ज़िंदगी दी हुई है मैंने उसको सजाए मौत दे दो जो जेल में ही है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा तूने ये कहा है। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जो अल्लाह है वो सूरज को मशरिक से मगरिब में जाके तुलू करता है, तुम मगरिब से मशरिक में तुलू करके दिखा। तो जो जो बादशाह था वो हक्का बक्का हो गया, दांत पीसने लग गया। उसने कहा कि इसको निकालो बाहर। नौज़ुबिल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा। चनाचा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। अच्छा, तो सीबीटी थेरेपी भी इसी तरह काम करती है। जैसे कि हमारा जो हम इरेशनल एज अ मुस्लिम प्रिंसिपल अकॉर्डिंग हम 80% जो है ना हमारा इरेशनल बिलीफ ही हमें बचाता है। जबकि काफरों के नज़र में है कि इरेशनल बिलीफ को अगर रैशनल में कन्वर्ट किया जाए, इरेशनल जो बिलीफ है वो नेगेटिव है और ये खराबी पैदा करता है। ऑलमोस्ट जब रैशनल की वजह से ही खराबी होती है तो तब ही हमारा इरेशनल बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक लड़की के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। अब उसके अंदर इतनी इमोशनल अटैचमेंट मेरे लिए नहीं है, लेकिन रैशनल बिलीफ के साथ मेरी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि जब वो मेरे साथ कहीं ना कहीं मिस करेगी तो मेरा जो रैशनल बिलीफ है मुझे इरेशनल बिलीफ्स की तरफ ज़्यादा लेकर चलेगा और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा पैदा करेगा। जबकि इरेशनल बिलीफ ही हम अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर लें एज अ मुस्लिम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हमें जो रैशनल जो बिलीव्स हैं वो हमें साइकोलॉजिकल नेगेटिव सिम्टम्स नहीं पैदा करेंगे। खैर, ये थी गहराई वाले बातें जो कि मैं इस्लाम को एज अ कंपेयर कर रहा हूँ साइकोलॉजी के साथ और मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ, और मैं किताब भी लिख रहा हूँ तो उसमें ये सारी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, इरेशनल बिलीफ्स के बारे में बता दें। इसमें करेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले जो करेक्टर्स जो होते हैं अनसब्सटेंशियल होते हैं, मतलब कि कोई भी आपको सब्सटेंस नहीं मिलेगा इसमें, किसी किस्म की हकानियत नहीं मिलेगी। अगर मैं कहूँगा कि मैं इस वक्त जो है वो माउस पकड़ के चला रहा हूँ लैपटॉप, लेकिन माउस नहीं लगा हुआ, तो ये ऐसे सब्सटेंस या ऐसी चीज़ें जो मौजूद नहीं है लेकिन हम उसको मौजूदगी का पता कराते हैं। और रिजिट मतलब कि अनलॉजिकल होते हैं, जैसे कि दोजक है, ठीक है, ये सब्सटेंस है। लेकिन क्या है कि अगर दोजक को मैं जाहिर नहीं कर सकता तो ये अनसब्सटेंस है, मतलब कि गैर हकीकी है, गैर वजूदी है, गैर मादी है। तो ये तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से, अपने फजल से, अपने करम से सब कुछ चीज़ें पैदा की हैं। उसके बाद है रिजिड भी है, मतलब कि इसमें फिक्स्ड होती हैं, ये इनफ्लेक्सिबल होती हैं, और साथ में इसमें जो है ना वो एविडेंस की तरफ नहीं लेके जाती हैं, हमें ना एविडेंस शो करती हैं। डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं ये भटकाती रहेंगी हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इमोशंस को। एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दिए कि जैसे कि आई एम अ वर्थलेस, आई मस्ट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग आई डू, और आई एम वर्थलेस, मतलब कि मैं जितनी भी चीज़ें मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, या मैं वर्थलेस हूँ मतलब कि मैं नकारा हूँ। तो ये जो है वो इरेशनल बिलीफ है। नकारा, मायूस, ठीक है, या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि फ़िरौन, कारून, ठीक है। ये जो वक्त के बादशाह थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया था, लेकिन क्या था कि इन्होंने अल्लाह ताला को साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया। आई डू एवरीथिंग, आई एम परफेक्ट। तो ये परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस ये इंसान को ले डूबती है, ठीक है। इसलिए बैलेंस लाजमी होना चाहिए, और वो बैलेंस भी सही बुखारी की पहली हदीस है कि जिसने हर इंसान की दारोमदार का जो है ना अमल वो इंसान की नीयत पर है। अगर जिसने अल्लाह के लिए नीयत की, अल्लाह के लिए हिजरत की, तो उसने बस अल्लाह के लिए हिजरत की, और जिसने
किसी औरत से शादी की लेकिन उसने नीयत अपना अल्लाह के साथ नहीं जोड़ी, तो उसने बस उस औरत से ही शादी की है, उसने अल्लाह के लिए नहीं किया। और जिसने अगर खाना खिलाया है, कुछ भी नेक अमल किया है, तो वो जो है वो उसने फिर जो है वो उसने अपने लिए किया है, अल्लाह के लिए नहीं किया। इसलिए जो हमारी इंटेंशंस होती है ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है, और हमारी थिंकिंग प्रोसेस की ये चाबी भी है और बैलेंस करती है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को। अगर मैंने कोई काम स्टार्ट किया, जैसे कि मैं साइकोलॉजिस्ट डिस्कशन बोर्ड में मेरी दो इंटेंशंस होती हैं कि सेमिनार वर्कशॉप करूं। एक ये है कि आपको भी जानने को मिले, मैं अल्लाह के लिए सबसे पहले प्योरिटी मेरी अल्लाह के लिए होती है, और मैं कहता हूं कि मेरा भी इल्म वर्किंग मेरे, आपका इल्म भी वर्किंग मेरे, और आपको भी सीखने को मिले मुझसे और मुझे भी आपसे सीखने को मिले। तो मेरी अगर ये दो बाद वाली जो नीयतें हैं और पहली जो नीयत अल्लाह के लिए है, अगर ये दो नीयतें अगर मुझसे नहीं इसमें मुझे मज़ीद अच्छा नहीं मिलता आप लोगों से, तो मैं कहूँगा यार मैं अल्लाह के लिए तो कर रहा हूँ ना, तो ये जो बिलीफ है ये मुझे बरकरार रखेगा, ये बिलीफ सिस्टम जो है मुझे बरकरार रखेगा। तो इसलिए अपनी जो इंटेंशंस हैं वो खालिसन अल्लाह के लिए रखें, और बाद में भी बाकी जो बिलीफ्स हैं रखें कि जैसे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की है अपने सहाबा को। ओके, आप बिलीफ सिस्टम को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशंस करें इस हवाले से कि कौन से रैशनल बिलीफ्स हैं और कौन से रैशनल बिलीफ्स जो हैं वो इमोशनल्स को, सॉरी, कौन से इरेशनल बिलीफ्स हैं और कौन से इरेशनल बिलीफ्स हमारे इमोशनल को डिस्ट्रेस कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा फिर आप उनको रिकनाइज करें, उन्हें डिस्टोर्टिव थिंकिंग पैटर्न्स को, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे डिस्टोर्शंस पैटर्न, उनके मुताबिक इसको रिकॉग्नाइज करें। जैसे कि प्रेजेंट मेंटल इलनेस जब आती हैं हमारे पास, वो एक किस्म का डिस्टोर्शन थिंकिंग पैटर्न्स होता है जिसकी वजह से हमारे इमोशंस में और बिहेवियर्स में तब्दीली हुई होती है। मतलब कि जो क्लाइंट अपने बताता है ना अपने थिंकिंग प्रोसेस का, तो वो हमने देखना होता है कि ये रैशनल है, ये रैशनल बिलीफ्स है। अगर ये रैशनल बिलीफ्स है तो फिर इसका ताल्लुक किस डिस्टोर्शन पैटर्न्स के साथ है, और उसके बाद फिर उसको हम देखेंगे किस तरह से हम इसकी जो है ना वो कैटास्ट्रोफिंग, जैसे कि डिस्टोर्शन पैटर्न्स है, कैटास्ट्रोफिंग हो गया या ऑल और नथिंग हो गया या पर्सनलाइजेशंस हो गया, ठीक है, इसमें वो इसके साथ उसका जो है वो अटैच हो रहा है बिलीफ सिस्टम का। तो फिर उसको हम जाहिर करेंगे कि ये जो जितने भी ये एविडेंस हमें शो हो रहे हैं थिंकिंग में, ये इसके इरेशनल बिलीफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और ये इनको हमने समझना है कि किस तरह से इसके अनरियलिस्टिक बिलीफ्स को हम सही कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक ख़ास हेल्प के साथ। तो एवोल्यूशंस में हमने ये बताना होता है, रीफ्रेमिंग में यही होता है कि हमने इसके इरेशनल बिलीफ्स को लेकर उसके रैशनल पॉइंट के साथ एविडेंस बेस पे उसकी थॉट्स को कैचअप करवाना होता है, और रीफ्रेमिंग प्रोसेस के दौरान उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखना होता है कि किस तरह से इसके लिए हेल्पफुल है। जैसे कि कोई क्लाइंट आता है, एक क्लाइंट आई थी, बहुत सेंसिटिव इशू था वो, तो उन्होंने मुझे अपना केस तो नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ जो फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी उनके साथ कोऑर्डिनेशंस के साथ मैं भी डील कर रहा था, वो भी डील कर रही थी। अब वो केस ये था कि उसका ब्रेकअप हुआ था, 2 दफ़ा वो फिज़िकल असॉल्ट भी हो चुकी हुई थी। अब उसका वो जो इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो कह रही थी कि जो शैतान कर रहा है मैं वैसा कर रही हूँ, और मैं अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाऊँगी, और ये ज़मीन फट जाएगी, मैं इसमें धंस जाऊँगी, और अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में डाल देगा। तो ये इसका वो एक किस्म का ना ये बिलीफ सिस्टम बहुत बन चुका हुआ था, ठीक है। वो सिर्फ रैशनल जो चीज़ें हुई उसके साथ, उनकी वजह से वो इरेशनल में बहुत ज़्यादा चली गई थी, और फिर हमने उसकी इरेशनल बिलीफ से ही उसका ट्रीटमेंट किया, इरेशनल बिलीफ से ही उसका ट्रीटमेंट किया, और कहा कि पहले तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन क्या तो वो उसको फ़ायदा नहीं दे रहा था। हम कह रहे थे कि ये जब बाज़ औक़ात ये होता है कि इरेशनल बिलीफ से ही इरेशनल बिलीफ का ट्रीटमेंट होता है, बाज़ औक़ात रैशनल बिलीफ से ही बाज़ औक़ात इरेशनल बिलीफ से रैशनल बिलीफ के साथ अटैच करके ही ट्रीटमेंट होता है सीबीटी थेरेपी के दौरान, और बाज़ औक़ात रैशनल को इरेशनल बिलीफ के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है।
अब उसने ये पर्सपेक्टिव्स वगैरह शो कर दिए, तो मैंने मैम से कहा कि मैम इसको ना इस्लाम का जो ज़्यादा फोकस है इसके कुरान की वो आयातें रखी जाएं जिसमें अल्लाह ताला ने बख्शिश के लिए जो है ना वो बताए हुए हैं अपने बंदों को रास्ते। तो ला तकनतु बि रहमतिल्लाह, मैंने उससे भी मैंने कहा आप ये आयात बताएं। मैम जो थी वो ज़्यादा उनका इस्लाम का रुझान नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप ये करें। खैर उन्होंने भी कोऑर्डिनेशंस के बाद जब कहा कि आप ये देखें अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह से फरमाया, फिर मैंने उनको कुरान का आयात बाहवाला हदीस का रेफरेंस बाहवाला मैंने उनको ना स्क्रीनशॉट लेके भेजे। मैंने कहा देखो कुरान में आप मैम आपने उनको ना कोऑर्डिनेशंस के साथ हवाले के साथ इस तरह से डील करना है। जब उनको ये चीज़ें बताई गई तो देन क्या हुआ कि उसकी जब सीबीटी थेरेपी के दौरान जब ये चीज़ें बताई गई तो 70 to 80% वो वैसे ही कवर हो गई थी, रिकवर हो चुकी हुई थी मुकम्मल। उसके बाद थॉट पैटर्न चेंज होने लग गया, उसका मज़ीद अल्लाह की रहमत के साथ मज़ीद उसका कनेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है। तो मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप इस तरह मतलब कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल रिकवर हो रही हैं। तो मैंने मैम से कहा कि मैम देखें कि जहाँ पे इरेशनल बिलीफ्स बैलेंस होते हैं ना तो वहाँ पे भी ये देखें कि वो क्या वो किसी सेंसिटिव इशू के तहत तो नहीं है। अगर वो सेंसिटिव इशू के तहत है तो फिर इसका जो बैलेंस होता है वो भी वैसे ही किया जाएगा। उसका सेंसिटिव इशू क्या था, उसका पहले जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट हो चुकी हुई थी। देन क्या हुआ था कि वो मज़ीद डिप्रेस हो चुकी हुई थी कि उसकी शादी नहीं हो सकती। देन वो लड़के ने भी इनकार कर दिया कि हम आउट ऑफ कास्ट नहीं करते, लड़के के घर वालों ने। उसके बाद फिर उसके घर वालों ने शादी कर दी उसकी फियोंसी के साथ, और फियोंसी ने भी उसको सेड्यूस किया और देन उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट होगी। और फिर उसका इस्लामिक ऑलरेडी अटैचमेंट थी और वो 2 साल आलमा फाजला का भी उसने कोर्स किया हुआ था, 2-3 साल का। तो मैंने मैम से कहा कि फिर जब वो इंट्रैक्शंस है वो 2 साल का पीरियड है और सामने जो फैमिली जो है वो इस्लामिक बिलीफ सिस्टम पे ज़्यादा चलती है, तो फिर जो सिस्टमाइजेशन जो होगी वो इसी तरह ही होगी, तो देन कवर अप होगी। खैर, तो रीफ्रेमिंग के दौरान भी हमने ये देखना होता है कि कौन सी थॉट्स किस तरह से रीफ्रेम कर सकती हैं रैशनल या इरेशनल जो थॉट्स हैं इसके थॉटिंग प्रोसेस को पर्सपेक्टिव को बैलेंस कर सकती हैं। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट में भी ये देखना है इसके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रही कि नहीं आ रही। जैसे कोई लड़की जब शुरू में आई थी जिसका मैंने मैम को सजेशन करते उसको मैं कोऑर्डिनेट किया था, तो देन वो पहले डर डर के बोलती थी, सह सह के बोलती थी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वो पेशेंट थी। तो एक ही चीज़ को वो बार बार रिपीट करती थी। तो देन उसका ये हुआ कि जब वो मैनी टाइम्स भी रिपीट करती थी, मतलब कि 10 टाइम, वो उसका रिपीट करना कम हो गया था। मतलब कि वो फिर 10 से 5, 5 से 3, 3 से वो 2 और 2 से 1 पे उसने बात करना शुरू कर दी थी। तो ये बिहेवियर एक्सपेरिमेंट भी सामने देखा जाता है कि इरेशनल बिलीव्स के साथ जो क्लाइंट है उसका बिहेवियर एक्सपेरिमेंट जो है वो टेस्ट वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बिलीव्स के साथ। अगर उसके बिलीव्स में चेंजेस आ रही है और उसके जो फर्स्ट हैंड उसका ये है कि उसके बिलीव्स को होल्ड भी करना पड़ता है। अगर उसके बिहेवियर्स में मज़ीद बेहतरी के बजाय ख़राबी आना शुरू हो गई है तो फिर बिहेवियर्स को उसके जो बिलीव्स को हम होल्डिंग पे लगा देंगे और फिर रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ भी उसको मज़ीद जो है ना वो अटैचमेंट करेंगे। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट्स की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि कुछ नई चीज़ें भी सीबीटी के साथ टीच करनी पड़ती हैं ताकि वो चैलेंज कर सके अपने इरेशनल बिलीव्स को। ठीक है। तो इसके लिए आप कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ज़्यादातर जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग तकनीक है। आमतौर पर सीबीटी में जो है वो 23 से ज़्यादा तकनीक से इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें से जो एक तकनीक है वो कोग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग तकनीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है और इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स है। तो ये अलग-अलग तकनीक्स है। तो इनमें से आप एक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल करा सकते हैं, 3 भी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि सीबीटी थेरेपी में आप कितना एक्सपर्ट है। 1 मिनट मैं ज़रा लैपटॉप को चार्जिंग के लगा लूँ, बंद होने वाला हुआ ज़रा। आप तब तक 5 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक ले लें, कॉफ़ी वगैरह पानी वगैरह पी लें।